नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कल हमने कक्षा 11 की जो नई इतिहास की बुक लिखी है जिसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1, उसका पाठ नंबर 1 शुरू किया था, जिस पाठ का नाम है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल। ये जो है पहला पाठ हमने कल शुरू किया था। कल वाला जो पार्ट जो हमने पढ़ाया वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में मिलेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। चलिए पढ़ते हैं, कल से आगे पढ़ते हैं। देखो, भारत का आर्थिक शोषण जितना अधिक ब्रिटिश शासनकाल में हुआ उतना मध्यकाल में नहीं हुआ। देखो मित्रों, भारत का जो आर्थिक शोषण मतलब जो भारत को आर्थिक रूप से यानी जैसे पैसों की लूट खोज की गई या भारत को जितना लूटा गया वो जितना ब्रिटिश काल में लूटा गया उतना मध्यकाल में भी नहीं लूटा गया था। आर्थिक दृष्टि से दोनों शासन कालों में कुछ भिन्नताएं थी। यानी आर्थिक दृष्टि से यानी रुपए पैसे की दृष्टि से हम देखें तो दोनों शासनकाल यानी मध्यकाल और ब्रिटिश काल में कुछ भिन्नताएं थी। अधिकांश मध्यकालीन शासकों का जन्म भारत में हुआ और वे यहाँ के निवासी थे, लेकिन ब्रिटिश शासक विदेशी थे और विदेशी बने रहे। यानी मध्यकाल के शासक जो मुगल शासक आते हैं वो जो शासक हैं उनमें से अधिकांश शासकों का जन्म भारत में होता है और वो यहीं के निवासी यानी यहीं पर शासन करते रहते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशवासी थे वो विदेशी थे और विदेशी ही बनकर रहे। मध्यकालीन शासकों द्वारा अर्जित धन देश में ही निवेश किया गया, लेकिन मध्यकाल के जो शासक हैं मुगल मानो तो उन्होंने क्या किया, जो देश का धन था या देश का जो भी खजाना था वो देश में ही लगा दिया। लेकिन अंग्रेजों ने अपने अर्जित धन को अपने देश इंग्लैंड में निवेश किया, लेकिन जो अंग्रेजों ने धन इकट्ठा किया उसको उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में धन निकास के बारे में उल्लेख किया है कि राजा द्वारा अपनी जनता से अधिक ग्रहण करना सूरज द्वारा पृथ्वी से उस पानी प्राप्त करने के समान होता है जो वर्षा के रूप में पुण्य भूमि को देता है। यानी जैसे मतलब इस पुस्तक में कहा गया धन निकास मतलब धन निकालना के बारे में कहा गया जो राजा है वो अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करता है यानी टैक्स ज़्यादा लेता, तो सूरज द्वारा ये जो सूरज है वह पृथ्वी से उसी प्रकार उस पानी प्राप्त करने से होता है जो वर्षा के रूप में पुण्य वो भूमि को देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा केवल इंग्लैंड में करता है। लेकिन जो ब्रिटिश थे उनके लिए कहा गया कि ये सूरज यानी ये जो ब्रिटिश वाले थे वो पानी तो भारत से ग्रहण कर रहे थे और वर्षा कर रहे थे इंग्लैंड में। भारत जो मध्यकाल में एक समृद्ध राष्ट्र था यानी एक शक्तिशाली या मजबूत राष्ट्र था, उसे ब्रिटिश युग में निर्दयी राष्ट्र बनाया गया। लेकिन अंग्रेजों के समय भारत जो है बहुत गरीब राष्ट्र हो गया। यह सत्य है कि मध्यकाल में कुछ विदेशी आक्रमणकारियों जैसे मोहम्मद गजनवी, तैमूर लंग और नादिर शाह भारत से धन संपदा लूट कर ले गए थे, परंतु देशवासियों ने उनके जाने के बाद अपनी परिश्रम और लगन से देश की आर्थिक स्थिति को ठीक कर लिया था। देखिए, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी जो मध्यकाल के जैसे मोहम्मद गजनवी, तैमूर लंग, नादिर शाह, उन्होंने भारतीय संपत्ति को लूटा और ले गए, लेकिन उनके जानने के बाद जो है देशवासियों ने अपनी परिश्रम और लगन से देश की स्थिति को ठीक कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था दिनों दिन जर्जर होती गई। लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया, वो भारत को लूट भी रहे थे और साथ साथ में ऐसी नीति अपनाई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाए। यानी जो भारतीय उद्योग धंधे या भारतीय लोग हैं वो सालों तक इस जो गरीबी है इससे निकल ही नहीं पाए, ऐसी उन्होंने नीतियाँ बनाई थी। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध भारत को अंग्रेजों ने अपने औद्योगिक विकास की पूर्ति के लिए हर प्रकार से लूटा। यानी जो हमारा भारत देश है इतना प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, उसको अपना औद्योगिक विकास करने के अंग्रेजों ने हर प्रकार से लूटा। बंगाल में दीवानी प्राप्त करने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक तरफा था। यानी जब बंगाल में उनको सत्ता हासिल नहीं हुई थी तब से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक तरफा था। भारत को बेचने के लिए इंग्लैंड के पास कुछ नहीं था। यानी भारत को बेचने के लिए यानी जो भारत को क्या बेचे ये उनके पास कुछ नहीं था, जबकि भारतीय वस्तुओं की उसे आवश्यकता थी और भारत की जो सामान है उसकी उसे आवश्यकता थी, जिसका व्यापार जो है कंपनी के लिए बड़ा लाभदायक था। इंग्लैंड का ऊनी उद्योग काफ़ी विकसित था पर भारत में ऊनी कपड़ों की मांग नहीं थी। यानी इंग्लैंड का जो ऊनी उद्योग है वो विकसित था लेकिन उस समय भारत में ऊनी कपड़ों की मांग नहीं थी।
इसलिए भारतीय वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए कंपनी को इंग्लैंड से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं भारत लानी पड़ती थी। यानी भारतीय वस्तुएं जो इनकी आपूर्ति करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता, इंग्लैंड से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं हैं भारत लानी पड़ती। पहले इन धातुओं का इंग्लैंड कुल निर्यात में बहुत अधिक हिस्सा था। यानी पहले जो धातु है इनका इंग्लैंड से निर्यात बहुत ज़्यादा था, परंतु सन 1757 के बाद ये तेज़ी से घटने लगा क्योंकि कंपनी का बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण हो गया था। लेकिन जब 1757 प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेजों की बंगाल पर सत्ता बढ़ी तो उन्होंने इसका जो निर्यात है वो कम कर दिया। यहाँ से भारत की लूट प्रारंभ हुई जो 1947 तक चलती रही और 1757 से भारत को उन्होंने लूटना शुरू किया और 1947 तक वो लूटते गए। अब हम पढ़ेंगे धन का निकास, यानी किस प्रकार उन्होंने यहाँ से धन को निकाला था। सन 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत से धन निष्कासन की शुरुआत हुई। यानी जब 1757 प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद भारत से धन निकालना यानी इंग्लैंड भेजने की शुरुआत हुई थी। धन निष्कासन का तात्पर्य ऐसे धन से है जो भारत से इंग्लैंड को वेतन, भत्तों, पेंशन, कर्जों पर ब्याज और भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था और इसके बदले में भारत को कोई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। यानी धन निष्कासन मतलब जो भारत से इंग्लैंड को वेतन मिलता था, यानी जो कर्मचारियों को वेतन है, उनके भत्ते हैं, उनकी पेंशन है और जो कर्ज है उन पर ब्याज है, भारत में लगी जो ब्रिटिश पूंजी की कमाई है, कमाई के रूप में उन सबको क्या भेजा था इंग्लैंड, और इसके बदले भारत को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे धन को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने धन निकासी कहा। यानी उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय नेता उन्होंने इसे को धन निकासी कहा। वाणिज्यवाद विचारधारा के अनुसार, यानी जो वाणिज्यवाद है यानी मतलब व्यापारी विचारधारा है, उसके अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोना और चांदी का निकास किसी दूसरे देश से होता है। यानी आर्थिक मतलब धन की निकासी तब होती है जब कोई देश है प्रतिकूल, यानी दूसरी मतलब प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशाओं में जो व्यापारी संतुलन है, इसके फलस्वरूप जो सोना चांदी का निकास है वो दूसरे देशों में होता है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत की यही स्थिति हो गई थी। इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया था तथा भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर अविरल प्रवाह होने का, यानी अविरल मतलब बिना रोक टोक के नदी से धन की नदी जो है इंग्लैंड की तरफ बहने लगी। सर्वप्रथम दादाभाई नारोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासन के सिद्धांत ड्रॉन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन किया था। यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसमें उन्होंने धन निकासन के सिद्धांत बताए थे। दादाभाई नारोजी ने यह स्पष्ट किया कि तत्कालीन भारतीय गरीबी का प्रमुख कारण धन निष्कासन है, क्योंकि उस समय जो भारत में गरीबी थी उसका प्रमुख कारण क्या था, धन निष्कासन यानी धन को निकालना। क्योंकि जो अधिशेष रहता यानी जो बचा रहता वह इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। यानी जो भी धन बचता या जो भी धन कमाई होती वो इंग्लैंड में भेज देती। इसे भारत में निवेश नहीं किया जाता, इसे भारत में नहीं लगाया जाता। आय का अतिरिक्त भाग जो अधिक उत्पादन के लिए लगाया जाता वही नए रोजगार पैदा करता है। यानी आय का अतिरिक्त भाग जो अधिक उत्पादन करता है वही रोजगार उत्पादन करता है, परंतु अतिरिक्त आय के लगातार निकास के कारण भारत में रोजगार सृजन नहीं हो रहा था। लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी उसको लगातार इंग्लैंड भेज रहे थे और भारत में नए उद्योग धंधे नहीं पनप रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय धन और पूंजी का एक बड़ा भाग या तो देश की बाहर भेज दिया जाता अथवा उसका एक पक्षीय ढंग से कर्जों की ब्याज और भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई और यहाँ पर सेवा करने वाले सैनिक या नागरिक अधिकारियों को वेतन और पेंशन के रूप में निर्यात कर दिया जाता। यानी कि उसमें क्या था कि जो धन या पूंजी का बड़ा भाग है उसको या तो क्या करते वो इंग्लैंड भेज देते या करते तो उन्होंने एक पक्षीय ढंग से जो कर्जे हैं उनका ब्याज चुकाते, भारत में लगी जो ब्रिटिश पूंजी है उसकी कमाई वो उस पर खर्च करते, या यहाँ पर जो भी सैनिक काम कर रहे थे, जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे उनके वेतन और पेंशन में ये दिया जाता। उन दिनों यह दावा किया जाता था कि ब्रिटिश शासन ने भारत को जनमाल की सुरक्षा का लाभ दिया। यानी उन समय अंग्रेज क्या कहते थे कि हमने क्या आपकी जान माल की जो है रक्षा की है। इस दावे पर आपत्ति करते हुए दादाभाई नारोजी ने लिखा, कल्पना यह है कि भारत में जान और माल की सुरक्षा, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं। यानी कल्पना ये थी कि उन्होंने भारत में जान और माल की सुरक्षा की, लेकिन वास्तविकता में ऐसे कोई नहीं थी। जान और माल की सुरक्षा एक अर्थ में एक तरह से यूँ कहें कि लोग आपस की या देशी निरंकुश राजाओं की हिंसा से सुरक्षित है। लेकिन यानी जान या माल की सुरक्षा यह या तो वो आपस में लड़ रहे थे या देशी निरंकुश राजाओं की हिंसा से सुरक्षित थे। लेकिन
इंग्लैंड की जकड़न है कुछ ऐसी है कि संपत्ति की रक्षा बिल्कुल नहीं है, परिणामस्वरूप जान की सुरक्षा भी नहीं है। भारत की संपत्ति सुरक्षित नहीं है और उसकी संपत्ति को आजकल की दर में 2 या 4 करोड़ पौंड सालाना हजम कर रहा है, यानी 3 या 4 करोड़ पौंड वो हर साल खा रहे थे। अतः मैं विनम्रता के साथ ये कहने का साहस करता हूँ कि भारत जान और माल की सुरक्षा का सुख नहीं भोग रहा है। भारत में लाखों लोगों के लिए जीवन का अर्थ था आधा पेट भोजन, भूखमरी, अकाल और बीमारी। यही सिद्धांत आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में जन जागृति के कारण भी बना था। नारद के अनुसार सन 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जबकि जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम 34 रुपये वार्षिक आवश्यकता थी। आश्चर्य की बात यह थी कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 67-68 में भारत के कारागृह में जो बंद कैदियों पर जो व्यय है वो 21 रुपये से 53 रुपये तक था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भारत के आम आदमी के जीवन की निर्वाह की स्थिति ब्रिटिश काल में कितनी विकट थी, यानी बहुत ही संकटपूर्ण थी। ठीक है दोस्तों, तो कल हम पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन की जो पद्धतियाँ दी है वो कौन कौन सी पद्धतियाँ थी वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।